नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह की नवंबर 2020 की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर नवंबर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल पर उपलब्ध है। सार संग्रह की बात करते हैं नवंबर 2020 की। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करने वाला पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता किस वेद में पाया जाता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ग्रह सूत्र में वर्णित 16 संस्कार, जो 16 संस्कार वर्णित हैं उनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों? ये दिए हैं स्क्रीन पे। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतो उन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। ये सभी 16 संस्कार हैं जिनका उल्लेख किया गया है ग्रह सूत्र में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका बृहद स्नानागार जो मिलता है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से मिलता है। किस शासक के शासनकाल में कला क्षेत्र की दो स्वतंत्र शैलियों गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी ईस्वी में फर्स्ट एडी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। मुख्यतः इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रदर्शिका के लेखक हैं। तो दोस्तों, महान स्कॉलर रहे हर्षवर्धन ने रचना करी है नागानंद रत्नावली और प्रदर्शिका। प्रिय नागरत्न ये हैं इनकी प्रदर्शिका, रत्नावली और नागानंद रचना है हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्तिया संप्रदाय भारत में संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय, रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली जैसी प्रमुख रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अब्दुल कादरी बदायूनी ने मुगल बादशाह अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, इन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अपनी रचना में। अगला सेगमेंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था, कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था दोस्तों दिसंबर 1927 में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें नीतियों को उस स्थिति को अपने में लाभ उठाने का मौका मिला था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो उस टाइम के परिस्थितियां बनी थी उन्हें लाभ के अवसर के रूप में देखा था। अगला प्रश्न है, 1927 में गठित 1927 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने का प्रमुख उद्देश्य था 1987 में जो बटलर कमेटी गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, के अध्यक्ष थे? दोस्तों, 1907 महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन था, सूरत में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में प्रमुखता से बात यह रही थी कि नरम दल और गरम दल के बीच कांग्रेस का विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में, और इस सेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने। अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह लिखा था W. हंटर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन मुसलमान में। यह कथन था उनका
W हंटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है अब्बास तैयब जी। गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान, तो उनका स्थान ले लिया था अब्बास तैयब जी ने। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंबई अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पेश किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया? दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई के दिवस के रूप में निश्चित की गई थी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन प्लान की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? दोस्तों 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना हुई थी उसको ऑफिशियल रूप से घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला सेगमेंट है दोस्तों भारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रश्न है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म होने से पहले किसी कारणवश, जैसे उनकी राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाती है या निर्वाचन रद्द हो जाता है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो कितने समय के लिए, मतलब कितने समय के अंतर्गत चुनाव हो जाने चाहिए? तो दोस्तों रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर अवश्य चुनाव होना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम समय तक 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध जो इम्पीचमेंट लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो उच्च सदन हो या निम्न सदन, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। उत्तर दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की बात करते हैं, फिर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधायिका के सभी निर्वाचित सदस्य। नॉमिनेटेड सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता है। जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या नामित सदस्य हो, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वर्ष 1956 में, और फजल अली कमेटी बनी थी। इस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव हो पाया था, और भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था 1953 में आंध्र प्रदेश, और 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भाषाई आधार पर। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी उपस्थित हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में रूस से प्रेरित है मूल कर्तव्य, और आर्टिकल 51 MM
मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 से के बाद एक शिक्षा का अधिकार संबंधित नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा संबंधी नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल धन विधेयक को परिभाषित किया गया, आर्टिकल 110 में। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को, जो राज्य विधायिका में उच्च सदन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह की अवधि तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला सेगमेंट है भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला ये 2 प्रमुख दर्रे हैं सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित हैं? दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि ग्रह अवस्थित हैं। शून्य अंश अक्षांश 0 डिग्री लैटिट्यूड तथा शून्य अक्ष देशांतर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है दोनों? 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों स्थित है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक देश है? दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है और यह खंबात की खाड़ी पे जाके गिरती है। कुल इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है और ये नदी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है अरब सागर में और एस्चुरीज बनाती है। ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरीज बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो दोस्तों, भारत के जो नॉर्थ के मैदान हैं वहाँ पे जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभों से इन मैदानों पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सोन नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन तथा नर्मदा नदी निकलती हैं। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में बहती हैं। दोस्तों, सोन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और यह जाके गंगा में पटना के निकट दानापुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है, जबकि अमरकंटक पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं गुजरात में भरूच जिले के निकट यह खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, अगला सेगमेंट है पर्यावरण जैव विविधता से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, अमेजन के वर्षा वन जो हैं वो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं अमेजन के वर्षा वन और इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। दोस्तों, क्योटो एक जापान का शहर है और यहाँ पे प्रोटोकॉल जो हुआ था और यह प्रभावी हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 से और यह संबंधित है क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह 97 में प्रभावित हुआ था और यह संबंधित है दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सिगरेट में
धुएं में मुख्य प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं? तो सिगरेट में मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन। लाइकेन एल्गी तथा फंजाई के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन से होते हैं और ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। तो इसका सही तो दोस्तों बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया गया था। 11 दिसंबर 2002 को यह संसद के द्वारा पारित हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का जेनेटिकली डाइवर्सिटी का रख रखाव किया जाता है। प्रायः प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। तो इस संरक्षण को कहा जाता है इन सीटू कहा जाता है दोस्तों। और दूसरा है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वनस्पतियों और जानवरों को विलुप्त कर दिया जाता है, वह कहलाती है एक्स सीटू। मतलब उन्हीं प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाता है वैसे इन सीटू, और जो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह संरक्षण किया जाता है एक्स सीटू कहा जाता है उसका। अगला प्रश्न है जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। साइलेंट वैली परियोजना स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी है केरल में। अगला प्रश्न है अगला सेगमेंट है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। ऑप्शन प्रश्न है दिसंबर 2019 में जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलन COP25 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। दोस्तों इसी तरह का COP25 हुआ था कैटोवाइस पोलैंड में हुआ था, और जो COP25 जो 2019 में संपन्न हुआ है वो हुआ था मैड्रिड में। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंडियन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो विश्व के देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बनाई गई कार्य योजना है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अगला प्रश्न है अरब सागर के बजाय बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है, जो चक्रवातों के लिए निम्न दाब बनाए रखने हेतु ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आइस कोर से, हिम तत्व से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है क्योटो जलवायु संधि प्रभावी हुई थी। यह क्योटो प्रोटोकॉल्स हुआ था इफेक्टिव 16 फरवरी 2005 से। 2005 से जापान के क्योटो शहर में जलवायु संधि प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के किस महीने में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की समस्या रहती है? तो भारत के जो पूर्वी तटीय एरिया है दोस्तों वहाँ पे अक्टूबर से नवंबर के महीने में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की समस्या रहती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था दोस्तों वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जापानीज भाषा का है, जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना सूचक है। तो ये तूफान का, अगर बैरोमीटर में पारा का तल नीचे गिरता है एकदम से, तो यह तूफान का सूचक होता है। अगला प्रश्न है अगला सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी। पहला प्रश्न है ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई हो, भले ही वह निवेश उत्पाद क्यों ना हो, कहलाती है। तो इसका सही तो दोस्तों पंप प्राइमिंग। अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखी संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? तो इस कर्व को कहा जाता है बेवरीज कर्व। अगला प्रश्न है किसी ऋण के ब्याज के पूर्ण भुगतान को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों एमोर्टाइजेशन कहा जाता है किसी ऋण के ब्याज के पूर्ण भुगतान को। अगला प्रश्न है वह अवधि जिसमें कानून सरकार द्वारा ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है उसे कहा जाता है मॉरेटोरियम कहा जाता है दोस्तों। हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कोविड-19 के दौरान, जिसमें कई
बैंकों के द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी मॉरेटोरियम की, जो आपकी EMI थी उसको टाल दिया गया था, कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया गया था, इसे कहा जाता है मॉरेटोरियम। अगला प्रश्न है, राजस्व के कुल सार्वजनिक व्यय तथा राजस्व खाते की प्राप्तियां एवं सार्वजनिक संपत्तियों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि के योग का अंतर क्या कहलाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान की राशि को घटाकर आया अंतर कहलाता है, उसे कहा जाता है प्राइमरी लॉस, प्राइमरी घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से रकम निकासी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए विधायिका से पारित विधेयक कहलाता। तो इस प्रकार के विधेयकों कहे जाते हैं विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली IPO का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों IPO शेयर मार्केट से संबंधित शब्दावली है, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाने वाला हॉलमार्क प्रदान करता है? तो हॉलमार्क प्रदान किया जाता है दोस्तों BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, बैंकों के चेक के निचले हिस्से पर छपा रहने वाला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR कोड कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों यह MICR कोड होता है 9 अंकों का। अगला प्रश्न है, अगला सेगमेंट है दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा दोस्तों दबाव, पास्कल संबंधित है दबाव से, प्रेशर से। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स नहीं बनाती है हीलियम, इसलिए गुब्बारों में हीलियम को भरा जाता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों लैक्टिक एसिड का संचय, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। अगला प्रश्न है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? तो इसका सही उत्तर जड़ों के द्वारा, जड़ों के जो इसमें रेसेस होते हैं, बाल होते हैं, उनके माध्यम से अवशोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त जो एक तरल संयोजी ऊतक है का प्रमुख कार्य है? तो दोस्तों इसका ब्लड का मुख्य कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेट करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रीनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो और उड़ो। DPT का टीका किन बीमारियों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी या कुकर खांसी और टिटनेस, इन तीनों के लिए DPT का टीकाकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है? तो यह होती है दोस्तों फंगस के द्वारा, ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस के द्वारा, फफूंद के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाती है। अगला सेगमेंट है दोस्तों खेलकूद। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों ड्रिबल, ब्रेकिंग, थ्रो इन, फ्लैग आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फुटबॉल, ये सभी टर्म्स हैं फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली राशि है? तो दोस्तों आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न भारत में खेलों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और वर्ष 2019 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि थी 7.5 लाख और इस वर्ष केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसमें बढ़ोतरी की गई है और 7.5 लाख से लेकर 7.5 लाख से 25 लाख रुपए राशि कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न इस वर्ष भारत के 5 खिलाड़ियों को, क्रिकेट से रोहित शर्मा और अन्य 5 खिलाड़ियों को
इस वर्ष रानी रामपाल हॉकी से हैं, विनेश फोगाट पहलवान है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं और हाई जंपर है थंगावेलु। इन पांचों को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इनको नामित किया गया है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि। दोस्तों 5 लाख राशि होती थी, इस वर्ष अर्जुन अवार्ड में भी की राशि में बढ़ोतरी की गई है, 5 लाख से 15 लाख रुपए राशि कर दी गई है अर्जुन अवार्ड में। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 लाख। 5 लाख राशि थी, 10 लाख कर दी गई है नियमित श्रेणी के लिए, और लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख, 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि पहले 5 लाख थी और अब 10 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो दोस्तों शतरंज के महान खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पहली बार इन्हें प्रदान किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है अतानु दास किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों इनका संबंध है तीरंदाजी से, आर्चरी से संबंधित है अतानु दास। अगला प्रश्न है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 9। अगला प्रश्न है, अगला सेगमेंट है कंप्यूटर नॉलेज। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है। मॉडेम। अगला प्रश्न है एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाइयां जहां पर डाटा एंट्री की जाती कहलाता है सेल कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कोबोल नामक कंप्यूटर भाषा का पूर्ण रूप है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये पूर्ण रूप है कोबोल लैंग्वेज का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा स्वतः खत्म हो जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरीज का पावर बंद करने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। रिपीटर्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सिग्नल को की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग। OMR का पूर्ण रूप है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है डक डक गो क्या है। तो डक डक गो दोस्तों एक सर्च इंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है सिम का पूर्ण रूप होता है। तो सिम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगला सेगमेंट है मिसलेनियस विविध। प्रश्न है ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। दोस्तों बांसुरी। फ्लूट एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा केवड़िया जिले में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों एनाल्जेसिक। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। तो दोस्तों यह संचित होता है यकृत में। पाचक एंजाइम पेप्सिन उत्पन्न होता है, यह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भानु अथैया। भानु अथैया जिन्हें कॉस्ट्यूम्स के लिए गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सितंबर महीने में सदर्न वेस्टर्न मानसून खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है बॉमडीला दर्रा जोड़ता है। बॉमडीला पासेस किसे किसे जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है बॉमडीला पासेस। अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है शिमला में। अगला प्रश्न है गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों आप हमारे चैनल YouTube, टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।